देखो यार, ये चैप्टर ना टफ नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में चीजें बहुत सारी स्केलर ही बोल के आएंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। सर इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर। इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर। एवरेज करंट हो गया, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है, कैसे हैं सब, क्या बोल रहा है माहौल। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर, जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ऑब्वियसली इस लेवल पे नहीं पढ़ा जो लेवल पे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। आ गया हूं मैं इसका माइंड मैप लेके। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज के माइंड मैप की, ठीक है। और देखो यार, ये चैप्टर ना टफ नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में चीजें बहुत सारी हैं। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 को भी मिला लें तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक बड़ा चैप्टर है। टफ नहीं है बट चीजें ज्यादा है। चलिए तो देखते हैं कि करंट को डिफाइन कैसे किया गया। ये सब लोग जानते ही है ना, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। पेपर में पूछेगा तो हम स्केलर ही बोल के आएंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो अगर पूछेगा, वैसे तो नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो भैया हम तो स्केलर ही लिख के आ पाएंगे, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं, टेंसर वगैरह और वो कुछ ऑप्शन इस तरीके के नहीं देता, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों वो कितनी है? सर इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर। इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हो, चार्ज कूलम टाइम सेकंड। एवरेज करंट हो गया, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो गया बेटा? डी क्यू बाय डी टी, है ना। एवरेज करंट हो गया टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया डी क्यू बाय डी टी। अब हम बोल सकते हैं कि क्यू वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस हमको क्या दे देगा बेटा? करंट दे देगा। मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए बेटा हमारे पास सॉरी, यहां पे ग्राफ है क्यू वर्सेस टी। कौन सा ग्राफ है बच्चों? क्यू वर्सेस टी ग्राफ है, ठीक है। क्यू वर्सेस टी ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें क्या देगा बेटा? स्लोप विल गिव, इसका जो क्यू वर्सेस टी जो ग्राफ है हमारे पास बेटा, उसका स्लोप क्या देगा? स्लोप विल गिव, स्लोप विल गिव करंट इंस्टेंटेनियस, स्लोप विल गिव करंट इंस्टेंटेनियस, स्लोप विल गिव करंट इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अच्छा, अगर आई वर्सेस टी ग्राफ है, यहां पे तो आपके पास क्यू टी ग्राफ था। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, ये डी टी को इधर लेके जाऊं तो इंटीग्रेशन कर दूं तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ विल गिव चार्ज फ्लोन। तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ क्या दे देगा बेटा? चार्ज फ्लोन। एरिया अंडर आई टी ग्राफ क्या दे देगा? चार्ज फ्लोन। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए सही बात है। चलो साहब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। फ्री इलेक्ट्रॉन, माने कि हमने किसी कंडक्टर में ना बेटा कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स नहीं लगाया, यानी कि हमने सेल नहीं लगाया। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू रोम, रैंडम मोशन करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि भैया एकदम रैंडम मोशन, एकदम, हम कंडक्टर्स की बात करें, एकदम रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो क्या 3/2 kT, वो लगभग लगभग आती है 10⁻⁻21 जूल। अब इनके पास ये एनर्जी आई कैसे? रूम टेम्परेचर की वजह से। जो रूम टेम्प, क्योंकि और तो कोई सोर्स है नहीं एनर्जी का, तो जो रूम टेम्परेचर है उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी आ रखी है। इनकी एवरेज स्पीड होती है, आप देखो कितनी ज्यादा होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टिल इनका जो मोशन होता है ना बेटा, एकदम हाईली रैंडम होता है, जिस वजह से जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जैसे अपने केटीजी में भी पढ़ा था। हाँ सर, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है? सारी वेलोसिटी का वेक्टर सम 0, वैसे यहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चों? 0 हो जाती है, जिस वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट आता नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन का। तो जब कोई नेट डिस्प्लेसमेंट आता नहीं ना बेटा किसी इलेक्ट्रॉन का, तो हम बोल देते हैं कि यार कोई करंट नहीं है। अच्छा, यहां पे हमने बोला कि एवरेज स्पीड जो है ये 10 की पावर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिलहाल नहीं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिलहाल नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे आएगी। तो मैं काम करता हूं ना, इसको 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 अपन ने मूव कर दिया, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी अपन देखेंगे जब हम उसको, यानी कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई कर देंगे, ठीक है साहब। तो यहां पे एवरेज स्पीड इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, नेट वेलोसिटी 0 है ना। पे आ जाएगा बेटा मीन रिलैक्सेशन पाथ। मीन रिलैक्सेशन पाथ या मीन रिलैक्सेशन डिस्टेंस, यानी दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई एक एवरेज डिस्टेंस। और मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो टक्करों के बीच में बीता गया समय ऑन एन एवरेज। तो मीन रिलैक्सेशन पाथ आ जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, और मीन रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा 10⁻⁻14 सेकेंड्स। ये तो है बेटा जब हमने कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया। क्या होगा यदि हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया? तो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं।
तो ये एक डिसिप्लिन्ड वे में मूव कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड वे में मूव कर रहे हैं, और जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती बहुत छोटी है, लेकिन अपना काम हो जाता है। यहां पे अपने पास एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और नेट करंट आ जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, है ना। ई एक्सिलरेट्स द इलेक्ट्रॉन, v इक्वल्स टू u प्लस at लगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली, तो जो वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सिलरेशन और टाइम ले लिया हमने मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो फोर्स कितना लग रहा है बेटा? फोर्स कितना लग रहा है सर? फोर्स लग रहा है हमारे पास यहाँ पे चार्ज इंटू ई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कितना? माइनस ई टाइम्स ई वेक्टर। सही बात है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? एफ बाई एम, यानी माइनस ई वेक्टर बाई एम। ये आ गया हमारे पास, है ना। यहाँ पे मैं ई वेक्टर लगा देता हूं। माइनस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनका मोशन हो रहा है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाउ क्या हो गया बेटा? मीन रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। माइनस स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास इंटू टाउ। ये देख लीजिए, देख लीजिए बेटा इसको फटाफट से। फिर चलते हैं आगे। ठीक है साहब। अब आगे चलते हुए यहां पे हमें पता होना चाहिए बेटा कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। I बराबर एन ई ए वी डी या I बराबर एन ए वी डी ई। आई क्या है? करंट, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और N क्या है बेटा? N है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जी हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने। मोबिलिटी, मोबिलिटी हो गया म्यू। मोबिलिटी कितना हो गया बेटा? म्यू। इसको बोलते हैं, मोबिलिटी का सिंबल है म्यू, और वो होता है वी डी बाई ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था यहाँ पे, अगर मैं माइनस साइन इग्नोर कर दूं, सिर्फ यहाँ पे मैं वेक्टर की जगह सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोलूं, तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कितना आ जाएगा? ई बाय एम इंटू टाउ, ई बाय एम इंटू टाउ, है ना। ई बाय एम इंटू टाउ। तो यहाँ पे ई बाय एम इंटू टाउ कर दिया, ई बाय एम इंटू टाउ। तो एम से देखना, यहाँ पे हमने कर दिया ई बाय एम इंटू टाउ, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई से ही शहीद हो गया, तो हमारे पास आ गया ई टाउ बाय एम, जो कि किसी एक कंडक्टर के लिए ना एक फिक्स वैल्यू रहती है, क्योंकि ई फिक्स है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ भी फिक्स है, तो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर, है ना। रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर, रिमेन्स कांस्टेंट किसी कंडक्टर के लिए वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है ना। मतलब कंडक्टर का शेप साइज चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो टाउ चेंज होगा, तब जाके कहीं चेंज होगा, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। लेकिन किसी कंडक्टर के लिए आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, उसकी शेप वगैरह चेंज कर दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अच्छा, हो सकता है इस पॉइंट से कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं इसको हटा देता हूं। लेकिन आप बस ये याद रखना कि शेप तोड़ मरोड़ देने से, है ना, लंबाई एरिया बढ़ा देने से घटा देने से चेंज नहीं होगा। हाँ, टाउ कैसे चेंज होगा? टेम्परेचर वगैरह चेंज हो जाएगा तब टाउ चेंज होगा। ठीक है। हाँ सर, तो मतलब आप यूं कह सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इसे देख लीजिए। हाँ भाई, चलें आगे। ओके सर, चलिए लेट्स मूव अहेड। अब यहां पे बेटा बात करेंगे हम करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जी हाँ, और इसकी जो दिशा होती है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो मान लो ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, इसका कोई मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है, 1 होता है, तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? ये तो एन कैप आ जाएगा, यहाँ पे एन वेक्टर की जगह मैं इसको ठीक कर देता हूँ, इट शुड बी एन कैप, है ना। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? करंट पर यूनिट एरिया, दैट्स इट। तो सर इसकी ऐसा यूनिट कितनी होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कितनी हो गई? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, खैर ये तो चलो ठीक है, ये तो सही है ना। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑल्सो जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई।
ऑल्सो जे बराबर सिग्मा ई। सिग्मा यहाँ पे क्या है बेटा, मतलब हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि जो जे होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं कि जो सिग्मा, ये फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे बेटा लिखे हुए, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें डायरेक्ट या तो फॉर्मूला ही पेपर में आपसे पूछ ले, या फिर आपसे एक कोई बेसिक सा न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जा सकता है। तो जे बराबर सिग्मा, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखेंगे बेटा ये सिग्मा और रो क्या होता है। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी। और रो क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रो क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, रो होता है रेजिस्टिविटी, और ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। और इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, आगे मैं लिख भी दूंगा, आगे आएगा ओम्स लॉ में, है ना। अच्छा, अब देखो, मान लो हमारे पास एक एक कंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है हर पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, करंट हर जगह सेम है, जे हर जगह सेम है, यानी करंट डेंसिटी, यहां पे मैंने कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया, बट डोंट वरी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब जगह सेम है। लेकिन क्या होगा यदि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा एक कंडक्टर आ जाए, जैसा यहाँ पे कि धीरे धीरे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है। तो बेटा आपको बहुत सारे रिलेशंस यहाँ पे पता होने चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जैसे पाइपलाइन के अंदर पानी का फ्लो होता है, वैसे कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है। और करंट सारे पॉइंट्स पे सेम होगा, चाहे कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो, करंट सेम होगा। अब जाहिर सी बात है करंट सेम है, तो जे इज आई बाई ए। जहां पे एरिया ज्यादा, वहां पे करंट डेंसिटी कम, तो एरिया बढ़ता जा रहा है, करंट डेंसिटी कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी देखो कम होता जा रहा है, J1 फिर कम J2 फिर J3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। यहाँ पे मैंने J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख दिया। कुछ चीज है जो सेम रहेगी, मोबिलिटी सेम रहेगी, कंडक्टिविटी सेम रहेगी, और आप I बराबर NEAVD से, N कांस्टेंट हर जगह, E कांस्टेंट है ना, तो एरिया कांस्टेंट, ये करंट कांस्टेंट है। तो आप वहां से भी रिलेशन निकाल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का अलग अलग पॉइंट्स पे। अब बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको रट लेते हैं, उन्हें ये भी नहीं याद रहता कि भाई उन्होंने जो फॉर्मूला रटा है वो कैसे क्रॉस सेक्शन के लिए रटा है, बढ़ते हुए कि घटते हुए। तो प्लीज थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कुछ चीजें लिखी, लेकिन क्लास में आपको ये चीजें डिराइव करवाई जाती है, दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन, है ना। लेकिन हाँ, जितने पॉइंट्स क्लास में कवर करवाए जाते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कंपैरिजन का सवाल इस पे आ सकता है और आ चुका है, तो इस पे आप देख सकते हैं। इस स्लाइड को आप देख लीजिए, मैंने सारे पॉइंट्स, इस ये पीपीटी बहुत बड़ी है, इस पीपीटी में सारे पॉइंट्स बेटा मैंने कवर किए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों, एक सेकेंड, ओम्स लॉ पे चलो ठीक है, ओम्स लॉ के बाद ही आ जाएगा, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। ओम्स लॉ की अगर अपन बात करें तो V बराबर IR कहां से आया, ओम्स लॉ से आया, है ना। तो बेसिकली वो ये रहता है कि भाई करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर से जो पास हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। लेकिन हम I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V को कर देते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब वो प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है R, रेजिस्टेंस ओम इसका SI यूनिट ले लेते हैं, करंट एम्पियर, वोल्टेज, और ये हो गया वोल्टेज का SI यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा, V बराबर IR, तो R क्या हो गया बेटा, V बाय, तो V वर्सेस I ग्राफ का, V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा होगा, वो हमें क्या देगा बेटा, रेजिस्टेंस दे देगा। और यहां पे फिलहाल मैंने एक सवाल इसमें इंक्लूड कर दिया है जो आगे जाके हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपने क्लास में पढ़ ही लिया है कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो पेपर में ऐसे क्या करता है, पूछ लेता है कि कौन सी, ये T1 है T2, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, यार कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे, सर इसका थीटा ज्यादा है रेड वाले का, ग्रीन के बजाय, मतलब रेड वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा, रेड वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, बट इट इज ओनली फॉर कंडक्टर। अच्छा, ओम्स लॉ को जो फॉलो करते हैं सब्सटेंसेस, उन्हें हम बोलते हैं ओमिक सब्सटेंसेस, और जो फॉलो नहीं करते उन्हें हम बोलते थे नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। इट्स नॉट, ये यूनिवर्सल नहीं है,
कि भाई सारे सब्सटेंसेस सारे मटेरियल सब फॉलो करेंगे, नहीं, जो फॉलो करेगा उसको ओमिक बोलेंगे और जो फॉलो नहीं करेगा उसे नॉन ओमिक बोलेंगे। नॉन ओमिक में कौन आता है? डायोड, ट्रायोड, है ना, और ये आपके इलेक्ट्रोलाइट हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये नॉन ओमिक है, ये ओम्स लॉ का पालन नहीं करते। लेकिन जो ओम्स लॉ का पालन करेगा उसका V वर्सेस I ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, पढ़ा हुआ है हमने क्लास में, यस सर। तो R जो है किसी भी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? R बराबर रो L बाय ए, या किसी भी बॉडी के लिए, कंडक्टर किसी भी बॉडी के लिए R यानी रेजिस्टेंस क्या है? रो L बाई ए। L है उसकी लेंथ, L है उसकी लेंथ, A है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो क्या हो गया? उसकी रेजिस्टिविटी। किस किस पे डिपेंड करता है बेटा? सर ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल चेंज हो जाएगा तो एन और टाउ चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होने से एन और टाउ चेंज हो जाएगा। डायमेंशन यानी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। और आगे जाके मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस बात पे भी बॉडी का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये आपने क्लास में क्या होगा, अभी मैं आऊंगा इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया मटेरियल, टेम्परेचर, डायमेंशन। अब ये रो क्या है साहब? ये रो है रेजिस्टिविटी, ये रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना साहब, रेजिस्टिविटी। या फिर आप इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। याद रखना, रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यहां पे आप इसकी यूनिट बहुत आराम से निकाल सकते हो, ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी ना, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? रो जो है ये सिर्फ दो बात पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे और एक टेम्परेचर पे। ये लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो दो सेम मटेरियल्स के अलग अलग लंबाई चौड़ाई के आपने क्या ले लिए? ब्लॉक्स ले लिए, है ना, या सब्सटेंसेस या कंडक्टर्स ले लिए, सेम मटेरियल के अलग अलग लंबाई चौड़ाई के, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा? सेम होगी। सब कुछ यहां पे एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैंने लिखा है, और पूरी कोशिश करिए कि एक भी एक पॉइंट जो आपने क्लास में पढ़ा हो वो सब कुछ बेटा यहाँ पे लिखा हो, सो दैट जिन लोगों ने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th के या ड्रॉपर स्टूडेंट के जिन लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है वो उसको बढ़िया से रिवाइज कर पाए, उससे शॉर्ट नोट्स भी बना पाए। इससे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना साहब। देख लीजिए इसको, चलते अपन आगे। अब मैं जिस एग्जांपल की बात कर रहा था, है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रो है इंडिपेंडेंट है किसके? लंबाई और चौड़ाई के। यहां पे हम बोले डिपेंडेंस ऑफ आर ऑन डायमेंशन, या यूं कह लो डायमेंशन या डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे? जैसे आप यहां पे आप देखिए तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। ये आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी हमने लेंथ के अक्रॉस लगाया, वो कभी हमने हाइट के अक्रॉस लगाया, वो कभी हमने विड्थ के अक्रॉस लगाया, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में कि ये जो L है ना बेटा, ये जो L है, तो यहां पे मैं बोल देता हूं कि ये लेंथ है कंडक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेंथ है किसका? कंडक्टर का, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। जी हाँ, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ए है वो क्या है बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यहां पे मैंने लिख भी दिया है, ये आपको क्लास में भी बताया जाता है कि एल क्या है बच्चों? एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यहां पे हम अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं कि जो लेंथ है ना वो हो गया यहाँ पे इस क्यूबॉइड की लेंथ हो गई एल, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया परपेंडिकुलर बीएच, और उस हिसाब से हमारे पास बाकी रिजल्ट भी आ जाएंगे। मैं साइड में हटूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, देख सकते हो, खुद से एनालाइज कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल डायग्राम की अगर अपन बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसा एक सर्कुलर वायर दे देता है, और उनके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लो ये हो गया पॉइंट ए, एक मिनट, ये हो गया बेटा पॉइंट ए, और ये हो गया बेटा पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए, हो गया पॉइंट बी। इनके बीच में हमने इक्वल रेजिस्टेंस पूछ लिया, तो याद रखेंगे छोटा वाला एंगल मान लो θ1, बड़ा एंगल θ2, रेडियस हो गई ए, तो आर इफेक्टिव ऑब्वियसली बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया? स्मॉल आर इंटू ए यानी रेडियस इंटू θ1 θ2 बाय θ1 प्लस θ2। अब यहां पे जो स्मॉल आर क्या है बेटा? वो है आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यहां पे आपको गिवन है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं दिया हुआ,
रेजिस्टेंस ऑफ वायर फॉर्मिंग सर्किल इज गिवन, अगर आपको जिस वायर से आप ये सर्किल बना रहे हो उसका रेजिस्टेंस गिवन है। देखो दो चीज हो सकती है कि आपको एक वायर दे दिया और आप उस वायर से ऐसा सर्किल बना दे रहे हो, उसका वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे दिया, तो ये आएगा आंसर। क्लास में डिराइव भी करवाया जाता है और हाँ सर डिराइव करवाया जाना चाहिए भी, यस सर। और अगर जिस वायर से आप ये सर्किल बना रहे हो उस वायर का रेजिस्टेंस दे दिया आपको, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जिससे आप ये सर्किल बना रहे हो वो दे दिया, तो आपका आंसर आएगा बेटा r/2 इंटू θ1 θ2 बाय θ1 प्लस θ2। अगेन वही θ1 बड़ा, अच्छा आप छोड़ो ना, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे सम ऑफ बोथ एंगल्स आ रहा है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ एंगल आ रहा है, तो बड़े छोटे से क्या फर्क पड़ता है साहब, है ना। तो ये इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है और पूछ चुका ऑलरेडी, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ठीक है बेटा। हाँ सर चलते हैं आगे, चलते हैं बेटा आगे, आ जाइए। अब आपको एक चीज याद रखनी है, फ्रस्टम समझते हैं, हाँ सर बचपन में पढ़ा था, बाल्टी जैसा शेप होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसकी लेंथ हो गई एल, है ना। इस सब्सटेंस का जो रेजिस्टिविटी है वो हो गया रो, ठीक है। मैं रो को ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला एरिया, ये वाला रेडियस हो गया ए, ये वाला रेडियस हो गया बी। अगर करंट इज फ्लोइंग इन सच अ डायरेक्शन, ऐसे या ऐसे, यानी लेंथ के लॉन्ग, तो जो रेजिस्टेंस हो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं रो एल बाय पाई ए बी, रो एल बाय पाई ए बी, इसको आप डायरेक्ट बेटा याद रख सकते हैं रो एल बाय पाई ए बी, ठीक है ना। हाँ सर ये हो गया डन। एक चीज और, एक चीज और, एक की पॉइंट, इस पे ना डायरेक्ट सवाल पूछ चुका है, तो अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को जरूर से अपने क्लास नोट्स में बेटा इंक्लूड करिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है इस पे, क्योंकि ऑलरेडी ना, एक सेकेंड रुकना, इस पे ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। क्या है देखो, मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, दो बॉडीज है, लंबाई सेम है एल और एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ए और ए, एक की कंडक्टिविटी सिग्मा 1, रेजिस्टिविटी रो 1, दूसरे की कंडक्टिविटी सिग्मा 2 और रेजिस्टिविटी रो 2। आपसे पेपर में क्या पूछता है, सुनो, कि अगर आपने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों सब्सटेंसेस को, इन दोनों बॉडीज को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो रो इक्विवेलेंट कितना आएगा, रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, और सिग्मा इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और यदि आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो रो इक्विवेलेंट आएगा, रो इक्विवेलेंट आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि रो और ये वाला रो, कभी मैं अगर एक ही स्लाइड में ये इस तरीके से लिखूं तो दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करोगे बेटा तो रो इक्विवेलेंट आएगा 2 रो 1 रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2, और सिग्मा इक्विवेलेंट आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2। कुछ भी इसमें पेपर में पूछ सकता है, जहां तक ये वाला सवाल ये ऑलरेडी पूछ चुका है, आई थिंक 2006 में पूछा था, बट हाँ इस टेबल से सवाल आया है, तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है, ये याद रख सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं। तो स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, नोट्स में, अपने क्लास नोट्स में इसको जरूर से लिख लीजिएगा, और अपन चलते हैं आगे, है ना। तो देखना बेटा, यहां पे हम बात कर रहे हैं कटिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, दोनों में फर्क है, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। अगर कटिंग की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली, जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ काट के हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, 1/3 कर दी तो रेजिस्टेंस 1/3 हो गया, उस प्रकार से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन स्ट्रेचिंग में क्या होता है, यहां पे तो कटिंग में तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, लेकिन स्ट्रेचिंग में ऐसा नहीं होगा। बिफोर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब ऐसे खींच देना, मान लो बिफोर स्ट्रेचिंग लेंथ L1 है, आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ L2 है। एक चीज आपको याद रखना, अगर आपको सवाल में दिखता है स्ट्रेचिंग, तो प्लीज याद रखें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर 4, है ना। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे इन सबके इस रिलेशन से आप R1/R2 भी निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर चेंज इन लेंथ 5% से कम है, लेंथ में चेंज 5% से कम है, तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस बोल रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। अगर मान लो परसेंटेज चेंज इन लेंथ 5% से कम है, तो परसेंटेज चेंज इन आर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ठीक है। अगर परसेंटेज चेंज इन एरिया 5% से कम है, ऐसे लिख देता हूं, इफ चेंज इन लेंथ नहीं, इफ चेंज इज लेस देन, ऐसे लिख देता हूं, इफ चेंज इज, अब वो चेंज किसी में भी आ सकता है, लेंथ में भी आ सकता है, एरिया में भी आ सकता है। तो अगर लेंथ में या एरिया में या रेडियस में डायमीटर में चेंज 5% से कम है, तो डायरेक्ट आप परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या लिख सकते हो, ट्वाइस दी परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ, ट्वाइस दी परसेंटेज चेंज ऑफ एरिया, है ना, 4 टाइम्स दी परसेंटेज चेंज इन रेडियस, या 4 टाइम्स दी परसेंटेज चेंज इन डायमीटर। ये तो हो गया डायरेक्ट ट्रिक।
अगर 5% से बड़ा है तो हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, जैसा हम क्लास में करते भी है कई दफे, है ना, कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100, या लेंथ के टर्म्स में दिया तो L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर इनटू 100। क्लास में इन दोनों ही तरीकों पे सवाल पेपर में मतलब करवाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, तो क्लास में भी करवाए जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। चलते हैं अपन आगे, ठीक है साहब। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। RT इक्वल्स टू R0, ये R0 नहीं है, इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। RT क्या है, T, ये यहाँ पे T टेम्परेचर है, T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे लिख भी देता हूं कि बेटा R0 क्या है, बेटा ये हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज RT, T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर अपन बात करें बेटा मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए, तो तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी अल्फा उनके लिए पॉजिटिव हो गया। और रो वर्सेस टी कुछ इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ आएगा। ये कॉपर के लिए पूछ चुका है ऑलरेडी, जहां तक है 2022 में, हाँ साहब 2022 में ये कॉपर के लिए, कॉपर यानी कंडक्टर हो गया, मेटल हो गया, तो ये सेम ग्राफ पूछ चुका है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए हम बात करें तो सेमीकंडक्टर के साथ साहब उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, तो अल्फा उसका नेगेटिव हो गया। तो रो वर्सेस टी जो ग्राफ आएगा सेमीकंडक्टर के लिए कुछ इस प्रकार से आएगा, और मेटल्स के लिए कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। अभी मैं हटूंगा, एक साथ साइड में पढ़ा के तब आप देख लेना। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, तो अपन ने देख ही लिया। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना है, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस डेल्टा टी। इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट पेपर में पूछ सकता है क्या। सीरीज में मान लीजिए आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, दो बॉडीज हैं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट अल्फा कितना होगा, तो बेटा अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 बाय R1 प्लस R2। R1 R2 इक्वल हो गया तो क्या होगा, वो हमको पता है। पैरेलल में अल्फा पैरेलल हो गया, अल्फा 1 बाय R1 प्लस अल्फा 2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा 1 सॉरी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो अगर R1 R2 बराबर हो गया तो अल्फा क्या आएगा। देखो आप एक चीज देखो कि दोनों ही केसेस में अगर अगर हमने यहां पे बोल दिया कि R1 और R2 सेम है, दो बॉडीज हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, चाहे आप उन्हें सीरीज में ऐड करो चाहे आप उन्हें पैरेलल में ऐड करो, अगर उनके रेजिस्टेंसेस सेम है तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना आएगा, सीरीज में भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 और पैरेलल में भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से सवाल या तो आ चुका है या आ सकता है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा। चलते हैं फिर आगे, ठीक है साहब। ओके सर, चलिए बेटा अब आगे हम पढ़ेंगे, आ जाइए, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, तो जैसे कैपेसिटर्स में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे कुछ है। वहां पे चार्ज इक्वल डिवाइड हो गया था, करंट सेम था, तो यहाँ पे भी चार्ज इक्वल डिवाइड हो गया था, मतलब कि चार्ज सब में सेम था, है ना। करंट सेम था सीरीज में, यहाँ पे भी करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, है ना। वहां पे चार्ज सेम था, करंट सेम था, यहाँ पे भी करंट सेम है, वहां पे भी पोटेंशियल डिवाइड हो गया था, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम सबका सम ले सकते हैं। और अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल एन रेजिस्टेंसेस जुड़ गए तो सीरीज का कितना हो जाएगा, एन टाइम्स आर। वहीं पैरेलल में जो रिजल्टेंट है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 बाय आरपी इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करंट इज कांस्टेंट वोल्टेज इज डिवाइडेड, यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्टेज इज कांस्टेंट करंट इज डिवाइडेड, ठीक है। और यदि यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस जुड़ेंगे एन किस में बेटा, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा आरपी बाय एन। और हमें पता है कि यदि दो रेजिस्टेंसेस हो गए अपने पास तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अगर दो रेजिस्टेंसेस फॉर टू रेजिस्टर्स, है ना, फॉर टू रेजिस्टर्स, तो ये सबको पता है, ये सबको पता है फॉर टू रेजिस्टर्स आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पैरेलल में, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम आ जाता है अपने, इसको आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, लो लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्टकट फॉर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब एक चीज जिसपे सवाल पूछ सकता है क्या, कि R1 R2 है, चलो मान लो, ठीक है, तो सीरीज में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो होगा बिगर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। और पैरेलल में, और बेटा पैरेलल में जो रिजल्टेंट आएगा इट विल बी लोअर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सुनना, सीरीज में पढ़ रखा होगा आपने क्लास में, R1 और R2 है हमारे पास, सीरीज में हम उनको जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट आ रहा है RS, जो रिजल्टेंट आ रहा है
वो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा, और अगर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आ रहा है बेटा, तो जो इनमें सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा, लोअर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और आपको जब क्विक रिवीजन करना हो, जैसे जो बच्चे शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हैं चीजों को, शॉर्ट नोट से जो रिवाइज करना चाहते हैं किसी भी समय पर, तो आप इस नोट से, आपके पास बेहतर शॉर्ट नोट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है। या आप चाहें तो अपने हाइब्रिड मिक्स करके क्या बना सकते हैं बेटा, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स, और जो पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं हो, इसमें हो, वो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला है करंट एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल। जाहिर सी बात है कि यार सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा और पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। करंट डिवाइडर रूल, V कांस्टेंट, V बराबर आई आर, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो करंट डिवाइड होगा ना बेटा, किसमें यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे सीरीज है। पहले पैरेलल की अगर अपन बात करें तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, पैरेलल में V कांस्टेंट, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे R1 R2 है, यहाँ पे ये करंट है, तो इट विल बी डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो, यानी 1/R1 इज टू 1/R2, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे अगर अपन बात करें सीरीज की बेटा, सीरीज की V1 V2 V3, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होगा। अब यहाँ पे करंट सेम है ना, करंट सेम है, तो V बराबर आई आर, करंट सेम है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो पोटेंशियल डिवाइड होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा, इन दी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि देखो, इस टू V1 V2 V3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं V1 इज टू V2 इज टू V3, क्या हो जाएगा बेटा, R1 इज टू R2 इज टू R3। अब चाहो तो आराम से पूरे V को R1 इज टू R2 इज टू R3 के रेशियो में डिवाइड कर सकते। ये सब रटने की जरूरत नहीं, ये सब रटने की जरूरत नहीं। हाँ, ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में करंट और सीरीज में वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है साहब, देख लीजिए इसको। चले बेटा आगे, ठीक है साहब, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ पे मैं बात करूं उससे पहले एक बार, किरचॉफ्स लॉ पे बात करने से पहले 3D सर्किट पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब के जितने भी एजेस है, 12 एजेस है, वो 12 एजेस, 12 के 12 एजेस जो है R ओम रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। देखो कितने सारे हो गए। अब आपको याद रखना है कि एज, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है। तो बेटा एज के लिए, एज हो गया ये आपका ए बी, ये वाला हो गया, है ना, ये हो गया, ठीक है। तो आता है 7R/12, 7R/12। फेस के लिए कितना आता है बेटा, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल मतलब मान लो इसको मैं बोल दूं, ये हो गया, ये तो बॉडी डायगोनल हो गया, फेस हो गया, मान लो ये हो गया सी हो गया, तो ए सी, ए और सी आप देख पा रहे हो। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल के लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/4, और बॉडी डायगोनल के लिए मान लो ये हो गया डी, बॉडी डायगोनल के लिए मतलब ए और डी के लिए, बॉडी डायगोनल मतलब ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में हो जाएगा 5R/6, है ना, बॉडी डायगोनल के लिए। तो आप ये फॉर्मूले देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अच्छा, किरचॉफ्स लॉ की बात करें, सबसे पहला दो रूल होते हैं, किरचॉफ्स के दो रूल होते हैं, है ना। एक मिनट, तो यहां पे जंक्शन रूल क्या कहता है। अच्छा, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले ये आप जान लीजिए कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ किस किस पर बेस्ड है। तो जंक्शन रूल जो बेस्ड है वो है बेस्ड ऑन, इसको थोड़ा सा अपन ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन, जी हाँ, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, है ना, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो दूसरा होगा इट विल बी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, है ना, इनकमिंग करंट बराबर क्या कहता है बेटा, आउटगोइंग करंट। तो देखें यहां पे हमारे पास काफी सारे करंट है, तो जितने भी इनकमिंग होंगे I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 वो किसके बराबर होंगे, आउटगोइंग करंट के, I3 प्लस I6 से, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि समेशन I इज इक्वल्स टू 0, यानी किसी भी जंक्शन पे आने वाला कुल करंट, टोटल करंट 0 होगा। या तो आप इसको ऐसे बोल लो कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, या बोल लो कि भाई किसी जंक्शन पे आने वाला टोटल करंट, आने वाला प्लस जाने वाला सब मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से हमारे पास एक, जैसे हो गया जंक्शन रूल, एक होता है हमारे पास वोल्टेज रूल या लूप लॉ भी आप बोल सकते हैं, है ना। रूल बोल लो या लॉ बोल लो, मैं यहाँ पे जंक्शन लॉ बोल देता हूं, लॉ ज्यादा सही रहेगा, ठीक है साहब। तो जंक्शन लॉ और वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज लॉ किस पर डिपेंड करता है बेटा, किस पर बेस्ड होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना साहब। तो बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे 2 से 3 बार सवाल पूछ चुका है पेपर में। कभी पूछ लिया कि साहब जंक्शन लॉ किस पर बेस्ड है, कभी पूछ लिया साहब वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है, और कभी पूछ लिया, एक बार तो पूछ लिया दोनों ये किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, तो पता होना चाहिए। अच्छा है ना, तो बेस्ड ऑन ये है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड द सेकंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में क्लास में पढ़ाए जाते हैं, और आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ब्रांचेस में करंट निकालना, सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। और उसके नोडल एनालिसिस, कोई नोडल एनालिसिस से सिखाता है, कोई लूप लॉ से करवाता है, सबके अपने अपने फंडे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि किसी भी लूप में जो नेट पोटेंशियल का सम है, नेट पोटेंशियल का सम है किसी भी लूप में, है ना, वोल्टेज लॉ को लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज लॉ को लूप लॉ भी बोलते हैं। तो किसी भी लूप में जो V का सम होता है, टोटल V, टोटल वोल्टेज का जो सम होता है वो कितना हो जाता है? 0। समेशन V इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हो गया समेशन I इक्वल्स टू 0 किसी जंक्शन पे, और किसी लूप में समेशन V कितना हो गया? 0। तो यहां पे ये स्लाइड आप देख सकते हैं, है ना। फिर अपन चलते हैं आगे, आप देख सकते हैं, चलते हैं आगे बेटा। हाँ भाई, तो सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए। अच्छा, आइडियल सेल में तो हम बोलेंगे कि यार कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो रियल सेल है, जो रियल सेल है उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और वो पेपर में पूछ सकता है कि किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है सेल के। केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी है, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में। सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, अब मान के चलना कि भाई मान लो ये ए है, ये बी है। अच्छा, अब आप बोलोगे करंट कैसे फ्लो कर रहा है साहब? ये तो ब्रांच, एक ब्रांच, ये पूरा तो आपके पास यहाँ पे सर्किट है ही नहीं, तो बेटा ये पूरे किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट की एक ब्रांच हमने बना दी, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आपको सिखाया हुआ एक चलने वाला मेथड होता है ए से बी जाने का, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, इस तरीके से हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको खाली टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं। और एक होता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, रुको, अपने पास सेल है ये माइक में से पुराने नहीं नहीं नहीं, ये रहा अपने पास सेल। तो मैं सेल से आपको दिखाता हूं, देखो ये सेल है बेटा 1.2 वोल्ट का। ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि इसके टर्मिनल्स को जब आपने किसी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। लेकिन जब हम इस सेल को सर्किट में ज्वाइन कर देंगे, इससे करंट फ्लो हो रहा होगा, तब जो इसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या कि यार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा, ईएमएफ बड़ा होगा। भाई कोई भी बड़ा हो सकता है, किसी मतलब अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा भी हो सकता है, ईएमएफ से बड़ा भी हो सकता है, ईएमएफ के बराबर भी हो सकता है। समझ में आ पा रही है बात? तो ये चीज आप याद रखिएगा, है ना, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस। हाँ सर, ठीक है, क्लास में बताया था सर हमको। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आप सर्किट बाजी अगर करेंगे तो यहाँ पे आप करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो आएगा ई माइनस आई आर। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से छोटा हो गया, ईएमएफ से क्या हो गया? छोटा हो गया साहब, ठीक है। और यहां पे अगर अपन बात करें व्हेन करंट इज गिवन टू द सेल, व्हेन करंट इज गिवन टू द सेल, करंट इज गिवन टू द सेल, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो ईएमएफ प्लस आईआर आ रहा है, यानी ईएमएफ से बड़ा हो गया। मैंने बोला था डिपेंडिंग अपॉन द केस। व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है, कनेक्ट ही नहीं किया या कनेक्ट किया है तो कोई ना कोई कनेक्शन अधूरा होगा, है ना। मतलब यूं कह लो कि ओपन सर्किट है साहब, ओपन सर्किट है, अल्टीमेटली करंट, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, करंट जीरो है। तो यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी ए। अच्छा, आपको पता है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा सेल का हिस्सा माना जाता है ना। तो यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वीए माइनस वीबी, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना दैट इज वीए माइनस वीबी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज वीए माइनस वीबी, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज वीए माइनस वीबी, वो यहां पे किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर है। तो पेपर में ऐसे सवाल आ चुके हैं, आते रहते हैं, क्या कि आपको एक सर्किट दे दिया, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको जो क्लास में सर्किट बाजी सिखाई जाती है वो सर्किट बाजी लगा के आप वीए माइनस वीबी सेल के अक्रॉस निकाल सकते हैं। तो सेल ये नहीं है, सेल पूरा ही है भाई, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इसी का हिस्सा है, ये पूरा सेल है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वीए माइनस वीबी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के वीए माइनस वीबी,
वो होता है ना। यहां पे मैं काम कर देता हूं, यहां पे कैपिटल आ आएगा, इसको ठीक कर देता हूं। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन होता। लो भाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे भी जैसे हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी कर दिया हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट आई हो गया, यहाँ पे भी करंट आई हो गया। देख लीजिए इसको आराम से। हाँ साहब, ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। ये तो हुई बात किसकी बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस की, ईएमएफ की, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। काफी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि पावर डिलीवर्ड बाय सेल ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ करंट। मान लीजिए इस तरीके से एक हमारे पास सर्किट है, ये हो गया एक सेल, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं कैपिटल आर, और आप यहां से करंट ले रहे हैं सेल से। तो आपसे बोलेगा कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो सर ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, कैपिटल आई बोलो स्मॉल आई बोलो, पावर का फॉर्मूला लगा दिया आई स्क्वायर आर, जो कि आगे देखेंगे अपन, है ना, आई स्क्वायर आर। अब करंट का फॉर्मूला लगा दिया आपने, करंट कितना हो गया, ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, तो ये आ गया। अब सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर पेपर में पूछेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम पावर कितनी हो जाती है कंज्यूम्ड, ई स्क्वायर बाय 4r, ई स्क्वायर बाय 4r। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे पावर वर्सेस लोड रेजिस्टेंस के बीच का हमारे पास ग्राफ भी है। तो कैपिटल आर जब स्मॉल आर के बराबर होगा, यानी लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगी, कितनी होगी वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एमपीटी थ्योरम। देख लीजिए इसको, ठीक है साहब, चलें आगे। हाँ गुरुजी, आगे चलते हैं। अब बात करें बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। किसकी बात करें बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया। ये एक सेल, फिर ये एक सेल, फिर ये एक सेल, और इसको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, सबकी पोलैरिटी देखो सही साट एकदम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, मतलब एक ही ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, सब सारे ईएमएफ का सम हो गया। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, सबका सम हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट कितना हो जाएगा बेटा, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, ठीक है। हाँ सर, ये सब हमने क्लास में किया हुआ है बेटा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे अगेन पावर डिसिपेटेड इन सर्किट कितना हो जाएगा, मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा, और वो कब मैक्सिमम होगा बेटा, वो मैक्सिमम होगा जब ये लोड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये सारे के सारे मान लो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर हो गए, तो ऊपर कितने हो गए, एन इंटू स्मॉल आर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, एन इंटू स्मॉल आर, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगा। ये भी हम पीछे देख चुके हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, ठीक है, ठीक है साहब, देख लीजिए। तो मैं एक सेकंड कर देता हूं, डन है, देख लीजिए इसको पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर अपन बात करें बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि एक सेल हो गया E1 R1, दूसरा हो गया E2 R2, ऐसे करके n सेल्स है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो इस बार E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 plus and so on divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है। अगर if all cells have equal EMF and internal resistance R, then equivalent कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। अगर सबकी EMF सेम है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाय 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus and so on। ये भी क्लास में आपको डायरेक्ट याद करवाया जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने सारे केसेस बता दिए कि यार जब इक्विवेलेंट, अगर ईएमएफ सेम होगा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, अगर ईएमएफ सेम नहीं होगा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, सारी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। अरे भैया ये क्या है, अरे मोरी मैया जी का देख लियो, अरे पढ़ा तो है क्लास में। देखो इधर ये n सेल्स हैं और ऐसी कितनी रोज है, m रोज है। ये एक यहाँ पे देखो एक रो में क्या है, n सेल्स है, और ऐसी कितनी रोज है, m रोज हैं। तो r नेट कितना हो गया, देखो r r r r इंटू एन, n इंटू r डिवाइड बाय कितनी रोज है पैरेलल में, m, तो n r बाय टोटल ईएमएफ कितना हो गया, हम तो मान रहे कि सारे के सारे सेल एक जैसे हैं, तो हो गया e e e n e।
अब NE सारे के सारे इक्वल है, तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ नेट ईएमएफ कितना हो गया, NE हो गया। और यहाँ पे आप करंट भी निकाल सकते हो नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस से। ये सब आपने क्लास में देखा हुआ। अगर आपने क्लास में नहीं देखा हुआ मत देखो इसको, क्लास के लेक्चर्स पढ़ के आओ, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ इससे, फिर आप रिवाइज करो इससे, ठीक है। हाँ सर मतलब माइंड मैप्स का पर्पस आप सबको पता है कि आपकी फुल ऑन प्रैक्टिस हो चुकी है। आपने डीपीपी सॉल्व कर ली, मॉड्यूल के जो सवाल आपके सर ने जो आपको दिए वो आपने सॉल्व कर लिए, सही बात है ना। पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप उस पर टेस्ट दे चुके हो, एक दो बार आप टेस्ट दे चुके हो। अब आपको सिर्फ ये कि मुझे सारे फॉर्मूले ना, मान लो कल कोई एक और टेस्ट है या वापस से कोई टेस्ट आ रहा है, फुल ऑन प्रैक्टिस हो चुकी, बस अब मुझे सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट एक जगह लिखे हुए दिख जाए, तो उसके लिए काम आता है आपका माइंड मैप, उसके लिए काम आता है आपका माइंड मैप, है ना। तो काम चोरी नहीं करनी कि क्लास में कुछ नहीं पढ़ा तो माइंड मैप से पढ़ ले, नहीं, वो संभव नहीं है। इनफाइनाइट रेजिस्टर्स के हमारे पास यहां पे ना दो केसेस है। देखो पहले मैं ये वाला केस बता देता हूं, क्योंकि ये वाला केस थोड़ा ज्यादा आसान है ना, थोड़ा ज्यादा आसान है ये वाला केस। आसान इन द सेंस ये डायग्राम ज्यादा आसान है, बाकी फिर पीछे चलते हैं। ए और बी के बीच में आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर 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 ऐसे करके ना, ऐसे करके यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे करके ऐसे इनफाइनाइट ये लेडर बनी हुई है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 + √5/2 इंटू आर। ये सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, ये डायग्राम है तो इक्विवेलेंट ही होगा। इसको देख लीजिए, ठीक। हाँ सर, अगर अगर बेटा ये वाला डायग्राम है R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 इस प्रकार से, और ऐसे कहां तक चलती जा रही बेटा ये प्रक्रिया R1 R2 R3, ये प्रक्रिया इनफाइनाइट तक चल रही है अगर, तो आप क्या बोलोगे, आर इक्विवेलेंट गंदा सा फॉर्मूला है। आपकी इच्छा है तो याद रखना, नहीं तो मत रखना। लेकिन पेपर में सवाल आ चुका है किस पे, नीट में। जी हाँ, इफ ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, अगर सब बराबर R1 R2 R3 सब बराबर है और ये डायग्राम है। अच्छा, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या फर्क है, देखो यहां पे आर 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 और यहां पे मतलब इस यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर सारी इक्वल हो गए आर 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 आर, तो यहां पे भी है। अगर तो एटलीस्ट आप अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं कर तो एटलीस्ट ये तो याद कर लो, क्योंकि इस पे सवाल आ चुका है। तो इफ ऑल रेजिस्टर्स आर इक्वल, आर इक्विवेलेंट इज आर इंटू 1 + √3, है ना। ये देख लीजिए, अगर सारे के सारे बराबर हो गए किसके, आर के। इसको आप देख लीजिए बेटा, चलते हैं फिर अपन आगे, ठीक है। ये हो गया, ये देख लीजिए, ठीक है साहब। अब अपन बात करेंगे बेटा हीटिंग इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट की। और उससे पहले चलो मीटर ब्रिज और वो बाद में पढ़ लेंगे। यहां पे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो dH/dt यानी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो V × I, I²R, V²/R। इलेक्ट्रिक केटल वाला भाई सवाल आएगा। इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनेगी, दो रेजिस्टेंसेस दे रखे होंगे, दोनों को पहले एक बार सीरीज में जोड़ेगा फिर पैरेलल में जोड़ेगा, है ना। पहले तो आपको बोल दिया एक रेजिस्टेंस से चाय बनाने में टाइम लग रहा है T1, दूसरे रेजिस्टेंस से चाय बनाने में टाइम लग रहा है T2, फिर उनको सीरीज में जोड़ दिया तो चाय बनाने में कितना टाइम लगेगा। और मैं जब क्लास में करवाता हूं तो मैं उसको चाय वाला सवाल बोलता हूं, फिर सारे बच्चे जो है चाय 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 से बोलते हैं, ठीक है। खैर, तो और जब पैरेलल में जोड़ दिया तो पूछेगा कितना टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिक केटल, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट कॉइल T1, टाइम टेकन फॉर सेकंड कॉइल T2। कॉइल बोलो रेजिस्टेंस बोलो एक ही बात है। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो टी सीरीज कितना हो जाएगा, T1 + T2। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो टी पैरेलल हो जाएगा T1 T2 T1 + T2। एक कॉइल से टाइम लग रहा है T1, एक कॉइल से टाइम लग रहा है T2। सीरीज में जोड़ दी तो कितना टाइम लगेगा, पैरेलल में जोड़ दी तो कितना टाइम लगेगा। बल्ब की अगर अपन बात करें तो रेटेड पावर होती है रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। तो यहां पे हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेटेड पावर। पावर रेटिंग पता है, हाँ सर, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि सर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 100 वॉट कॉमा, है ना, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट लेट सपोज ऐसे लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पीछे कुछ ना कुछ एक चिट चिपकी हुई होती है, एक प्लेट लगी हुई होती है, उस पर सारी मैन्युफैक्चरिंग का मंथ, कहां पे मैन्युफैक्चर, किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, बहुत सारी चीजों के साथ साथ पावर रेटिंग भी दे रखी होती है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ये रेटेड पावर है और ये रेटेड वोल्टेज है। यानी जब आप इसको 200, और ये ऐसे बोलता है कि भाई जब ये 200 वोल्ट पे चलेगा तो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। 200 वोल्ट पे चलने के लिए बना है, 200 वोल्ट से कम पे चलाओगे इतनी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, कम कंज्यूम करेगा। 200 वोल्ट से ज्यादा पे चलाओगे फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, एक क्लास में इस पे सवाल करवाते भी है, कौन सा बल्ब ब्लास्ट हो गया, क्या है क्या नहीं है। तो रेटेड पावर का फॉर्मूला प्लीज याद रखे बेटा,
इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, रेटेड पावर का फॉर्मूला आप सब लोग याद रखेंगे, रेटेड पावर इज रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, मान लीजिए यहां पे सेम रेटेड वोल्टेज के बल्ब है जिनकी पावर रेटिंग है P1 और P2, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है सीरीज के लिए क्या, कि ब्राइटनेस जो होगी, ब्राइटनेस इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, जिसकी रेटेड पावर कम उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, जैसे यहां पे रेटेड पावर सबसे इसकी कम है तो इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, देखो, है ना, तो ब्राइटनेस B3 की सबसे ज्यादा, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3, लेट सपोज ऐसे कर दिया, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3, कितना प्यारा डायग्राम बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद 50 वॉट के बाद 100 वॉट पावर रेटिंग, तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी, है ना, देखो सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी, जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, B3, फिर 50 वॉट के बाद कौन आया, 100 वॉट, तो हो गया ब्राइटनेस B1, और जिसकी पावर रेटिंग सबसे ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस सबसे कम है। तो ये तो खैर पूरा डेरिवेशन है जो आपको क्लास में करवाया जाता है, आप डायरेक्ट जो चीज याद रख सकते हो वो है बेटा ये, ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर फॉर सीरीज, फॉर सीरीज, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो पूरा यहाँ पे डेरिवेशन है, ये मेन चीज है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लिया, अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब पे भी मैं आता हूं, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, रेटेड वोल्टेज सेम है, तो आप बोल सकते हो कि जो ब्राइटनेस का ऑर्डर है, जो ब्राइटनेस का ऑर्डर है यहां पे पैरेलल में, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, ये पूरा उसको डेरिवेशन है जो क्लास में करवाते हैं, आप इत्मीनान से देख सकते हैं, ठीक है। याद क्या रखना है कि जो ब्राइटनेस है पैरेलल में, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, रेटेड पावर, जैसे यहां पे हमारे पास पैरेलल में रेटेड वोल्टेज सेम है 100 वॉट 200 वॉट, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा, इसकी रेटेड पावर ज्यादा, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब सीरीज और पैरेलल, पैरेलल में तो अगर आपके सारी रेटेड वोल्टेज सेम है तो इक्विवेलेंट पावर कितनी आ जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, और अगर सीरीज में रेटेड वोल्टेज सेम है तो टोटल पावर कंज्यूम क्या आ जाएगी, वही 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस 1/P4, इस तरीके से। और अगर दो बल्ब्स हैं तो P1 P2 बाय P1 प्लस P2। तो यहाँ पे हमने सारी चर्चा कर ली, ब्राइटनेस सीरीज में किस पे डिपेंड करेगी, पैरेलल में कैसे डिपेंड करेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर कंज्यूम कितनी होगी, लेकिन ये सब कुछ तभी काम करेगा दोस्त जब सब सारे बल्ब्स की रेटेड वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इस पेज को देख ले फटाफट से देख लिया, पेज को देख लिया भाई, ठीक है, चलेंगे आगे चलेंगे। अब बात करते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर की। वैसे तो अपने को गैल्वेनोमीटर आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ना है, उसकी सेंसिटिविटी और वो सब, लेकिन यहाँ पे उसका कन्वर्जन पढ़ लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, एमीटर को बनाया ही कैसे जाता है, गैल्वेनोमीटर की सहायता से बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे हम हमेशा एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। एमीटर नापता है करंट, वोल्ट मीटर नापता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक अच्छे एमीटर का, अच्छा एमीटर और आइडियल एमीटर में फर्क है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर 0 होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा एमीटर, आइडियल तो 0 हो गया, लेकिन अच्छा एमीटर एक कम रेजिस्टेंस का एमीटर होता है। एक वोल्ट मीटर की अगर अपन बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक अच्छे आइडियल और गुड में फर्क होता है ना, आइडियल और गुड में फर्क होता है, तो पेपर में पढ़ लेना। आइडियल बोला तो क्या करना, और एक अच्छा वोल्ट मीटर, एक गुड वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, ये कॉम्बिनेशन काम करेगा एमीटर की तरह, और आप ये पूरे डब्बे को एमीटर बोल सकते हो। ये करंट आ रहा है आई, है ना, ये हो गया आईजी, आईजी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी जितना करंट गैल्वेनोमीटर झेल सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी इसमें से गया, आई माइनस आईजी इसमें से गया, तो आपने बोल दिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया, तो आई माइनस आईजी इंटू एस बराबर आईजी इंटू जी। तो यहां से आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हो। आई क्या है, आई हो जाएगी इसकी रेंज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, है ना, पेपर में पूछ लेता है। आई क्या हो जाएगी, रेंज किसकी बेटा, रेंज ऑफ एमीटर, है ना। और आई जी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एफ एस डी, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये सब आपको पढ़ा रखा होगा बेटा क्लास में, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितनी हो जाएगी, जी इंटू एस पैरेलल में डिवाइड बाय जी प्लस एस। ये क्या है, शंट रेजिस्टेंस है ना। शंट का मतलब क्या होता है पता है आपको, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में जुड़ा हो, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला हो गया।
अब देखो, अगर आपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे वोल्टमीटर, और ये लगेगा पैरेलल में, लगेगा पैरेलल। मान लीजिए कुछ करंट आ रहा है, जितना झेल सकता है, आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इस वोल्टमीटर की जो रेंज होगी वी, वो कितनी हो जाएगी? वी बराबर आईजी इंटू इसका रेजिस्टेंस प्लस आर, यानी वी बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी बराबर आई जी इंटू जी प्लस आर। आप चाहो तो ब्रैकेट खोल दोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे स्मॉल आई जी लिखा है, कैपिटल आई जी एक ही बात है, ठीक है। यहां से सॉल्व करके आप ये वेरी हाई रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। इसमें अगेन आई जी क्या है बेटा? इसमें अगेन आई जी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये पेपर में ना आई जी नहीं बोलता, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलता है, ठीक है। और वी क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे? वी क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे? रेंज ऑफ वोल्टमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी किसकी? वोल्टमीटर की। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना हो गया? दोनों का सम, जी प्लस आर। इस पे खूब सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, खूब सारे सवाल पूछे जा चुके। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग हम बाद में देखेंगे, वो मैग्नेटिज्म में देखेंगे। यहां पे हमने कन्वर्जन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बच्चों? कन्वर्जन पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है साहब। आगे चलते बेटा। अब यहां पे बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे कैपेसिटर्स के लिए, यहां पे भी वैसे ही काम करेगा। अपने सिलेबस में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है यार, इस प्रकार से करंट ऐसे जाएगा, ये बीच में गैल्वेनोमीटर है। तो अगर R1 बाय R3 इक्वल्स टू R2 बाय R4, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया, तो बैलेंसिंग की कंडीशन है दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। बाकी बहुत सारे तरीके कि सर R2 नीचे चला गया, R3 ऊपर चला गया, मतलब कि दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इनटू दिस इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, है ना। ये सारी कंडीशन सेम है। तो अगर ऐसा होगा तो P और Q का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि हम बोल देंगे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहां पे अगर कोई रेजिस्टेंस भी जुड़ी हुई होगी तो वो क्या होगा? बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, ठीक है ना साहब। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हुई। और इसमें अगर बीच में आपको कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, बैलेंस्ड है, तो आप उसको हटा सकते हो और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो निकाल सकते हो। पोटेंशियोमीटर अब सिलेबस में नहीं है तो वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, पोटेंशियोमीटर डिलीट हो चुका है। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज किस पर बेस्ड है? पेपर में पूछेगा, बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, है ना, बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीट्स, ये पेपर में पूछ सकता है। WSB मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। हाँ सर, किस काम आता है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे होता क्या, इस प्रकार से फिजिक्स का प्रैक्टिकल अगर गलती से दर्शन हो जाए फिजिक्स लैब के, तो आपको वहां पे पोटेंशियोमीटर भी दिख जाएगा रखा हुआ, बहुत सारी चीजें दिख जाएगी, जिसमें एक मीटर ब्रिज भी होगा, ऐसे एक लकड़ी का पट्टा टाइप होगा, उस पे ना ऐसी कॉपर की प्लेट्स लगी हुई होंगी, यहाँ पे नीचे मेजरमेंट के लिए एक स्केल दे रखा होगा, है ना। ये यहाँ पे स्लाइड करने के लिए एक जॉकी रहेगा। जॉकी क्या रहता है? एक ऐसा पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, आगे हल्का से कट रहता है, सो दैट यू कैन स्लाइड इट ऑन द वायर, सो दैट यू कैन स्लाइड इट ऑन द वायर। ये नॉन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट से क्या करते हो? शुरू करते हो स्लाइड करना। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, तो लेफ्ट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम डिफ्लेक्ट करते, धीरे धीरे उसको स्लाइड करते जाते हैं जॉकी को। और एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है, वहीं हम रुक जाते हैं और उसको बोलते हैं हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं प्यारे बच्चों उसको? ये हो जाता है अपने पास ND पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा होता तो हम बोलते हैं कि अब ये ब्रिज बैलेंस हो चुका है, और हम क्या बोलते हैं बेटा कि दिस आर डिवाइडेड बाय, मतलब आप यूं बोल सकते हो कि दिस डिवाइडेड बाय ये लेंथ इक्वल्स टू दिस अननोन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। 1 मीटर स्केल लगा होता है 100 सेंटीमीटर का, तो या तो आप ये बोल लो दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये एल है ना, ये एल है और ये 100 माइनस एल है, तो दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस। या फिर आप ये बोल सकते हो आर डिवाइडेड बाय, है ना, ये पी और क्यू मैं हटा देता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, ठीक है। तो या तो आप दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस बोलो, या फिर आप बोलो आर डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू एल बाय 100 माइनस एल, है ना। ये बैलेंसिंग लेंथ होती है। एल क्या होती है बेटा? बैलेंसिंग लेंथ। एल क्या होती है? बैलेंसिंग लेंथ, है ना। बैलेंस हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया बेटा? इसको क्या बोल दिया बेटा? बैलेंसिंग लेंथ बोल दिया। और ये जो पॉइंट पे आके रुका इसको हमने बोल दिया नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, है ना। तो ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ इक्वल्स टू ये वाला रेजिस्टेंस बाय ये वाला लेंथ, या ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय
दिस लेंथ, है ना, ये आप देख सकते हो, पेपर में पूछ सकता है किस पे बेस्ड है। ठीक है साहब, चलो बहुत बढ़िया। और इसी के साथ ये वाला माइंड मैप भी हम खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आप यहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब वो अपने दिमाग और जहन में बसा लेंगे, और इससे शॉर्ट नोट्स बनाने तो शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ये एक बड़ा चैप्टर है और इस पे से हर साल आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपकी लेक्चर्स के दौरान खूब सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले माइंड मैप में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म वाला जो माइंड मैप है उसके साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।